हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसका कोड है BCOE143। आपको मैं बता दूं, सुबह से मैं 20-25 बार ट्राई कर चुका हूं। आज संडे है, सब बच्चे आसपास के मुझसे जो है थोड़ा लगाव रहता है उनका, तो वो हमारे मतलब जो रूम है उसी में घूमते रहते हैं। तो अभी फ़िलहाल में कोचिंग गए हैं, तो टाइम मिल गया बनाने का। मैं इस वजह से ट्राई कर रहा हूँ बनाने के लिए, बट टाइम नहीं मिल रहा था। मैं पार्क में गया तो पार्क में भी आज सब लोग खेल रहे हैं, बहुत शोर हो रहा था। मुझे ऐसा कहीं जगह नहीं मिल रही जो मैं वीडियो को बना पाऊँ, लेकिन शोर होगा, अभी भी हो सकता है शायद कि कोई दूसरा नॉइज़ आ जाए, उसको थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप तक क्वेश्चंस पहुँचें। और पीडीएफ मैं आपको सेंड कर दूँगा, ठीक है। पीडीएफ में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन मेन चीज़ क्या है कि मैं इसमें बताऊँगा आपको कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम है। मतलब किस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने ये जितनी भी थ्योरी का पार्ट है मैंने पूरा कवर किया है। मोस्टली जो इंपॉर्टेंट है, एक एग्जामिनर पूछ सकता है, मैंने वो पूरा कवर किया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि जैसे आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ना है, तो आप वीडियो देखो पूरी। उसमें मैंने बताया कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चंस को कैसे क्या क्या उसमें पढ़ना है। मैंने हर एक चीज़ इसमें डिस्कस करी है, ठीक है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखना, अच्छे से समझना चीज़ों को। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकल पे इसमें ध्यान मत देना। अगर आप थ्योरी कर लेते हो तो पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, डोंट वरी। क्योंकि हमारा फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम हो रहा है, थर्ड ईयर का, तो पेपर बहुत सिंपल आ रहे हैं। और जो हार्ड जो पेपर्स हैं उनमें भी बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी। तो जो बेसिक क्वेश्चंस हैं उन पे ध्यान देना, ठीक है। तो अब क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो है डिफाइन मीनिंग एंड नेचर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। तो मीनिंग और नेचर क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ये बताना है। तो आपको ये मिल जाएगा क्वेश्चन पेज नंबर 7 पे, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, और इसके नेचर क्या है, आपको 7 नंबर पेज पे मिल जाएगा। उसके बाद इसी में है रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसके रोल्स क्या है, मतलब किसी कंपनी में, किसी फर्म में फाइनेंशियल मेजर क्या काम करता है, मैनेजर क्या काम करता है, वो आपको बताना है। ये मिल जाएगा आपको पेज नंबर 14 पे, ओके। अगले इसी में क्वेश्चन की बात करूँ तो व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर ऑकरेंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मतलब जो पैसा है उसकी टाइम टू टाइम वैल्यू घटती बढ़ती रहती है, उसके पीछे कौन कौन सी वजह है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो वो आपको इसका आंसर मिल जाएगा पेज नंबर 18 पे। जैसे फैक्टर एक रिस्क हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई हो गई, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं, आप जाके पढ़ लेना। 3 फैक्टर हैं, तो आप जाके पढ़ लेना। पेज नंबर 18 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट की, तो जो ये रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना, इसके रोल्स देख लेना। अगर आपको बुक में समझ में ना आए तो आप यूट्यूब या फिर गूगल पे डाल के पढ़ सकते हो, आपको आराम से ईजिली मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करूं तो है एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। मतलब जो फाइनेंस है उसके कुछ सोर्सेज हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो इसमें आप पहले से जानते हो उस चीज़ को, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है और इसके आने के भी चांसेस हैं। मतलब इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको लिए आएगा ही। तो अगर मैं इसके सोर्सेज की बात करूँ तो सोर्सेज में 3 टाइप के होते हैं। एक होता है टाइम पीरियड की वजह से, दूसरा होता है ओनरशिप एंड कंट्रोल के बेसिस पे, और थर्ड होता है आई थिंक सोर्स ऑफ जनरेशन के बेसिस पे, ठीक है। तो जो टाइम पीरियड वाले हैं उसमें आपके 3 होते हैं। एक होता है लॉन्ग टर्म, याद होगा आपको, मीडियम टर्म, और एक होता है शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के एग्जांपल्स आपको मैं क्या दूँ, आपको पता होगा, कॉमर्स स्टूडेंट हो, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स, ये आपके लॉन्ग टर्म के एग्जांपल है। शॉर्ट टर्म के एग्जांपल आपका ट्रेड क्रेडिट हो गया, फिर आई थिंक फिक्स डिपॉजिट होता है वो हो गया। मीडियम टर्म के आपके एग्जांपल जैसे आपने किसी भी बैंक से लोन लिया, या फिर जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो, या फिर कुछ शेयर्स भी होते हैं, ठीक है, फॉरेन करेंसी बॉन्ड, ऐसे कुछ एग्जांपल्स आप जाके देख लेना। पेज नंबर 34 पे आपको ये मिल जाएगा इसका आंसर। अब बात करता हूँ अगला क्वेश्चन इसी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब कि जो इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स है उनके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। अगर मैं बात करूँ इसमें एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस की, तो इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स के एडवांटेज फॉर ऑर्गेनाइजेशन अलग है एंड फॉर शेयर होल्डर्स अलग है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या एडवांटेज है वो अलग है, शेयर होल्डर के लिए एडवांटेज क्या है वो अलग है, ठीक है। तो दोनों आप पढ़ के जाना, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है कि इक्विटी शेयर के एडवांटेजेस क्या है फॉर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको दे दिया किसके 10 मार्क्स के लिए तो ऐसे पूछ सकता है, या फिर आपका शॉर्ट नोट में दे दिया तो पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, दोनों टाइप्स के पढ़ के जाने, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, ठीक है। पेज नंबर 34 पे आपको 34 नहीं 37 पे आपको देखने को मिल जाएगा इक्विटी शेयर की, और 39 पे आपको देखने को मिल जाएगा प्रेफरेंस शेयर्स के। तो दोनों के आप एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ के जाना, ठीक है। इससे क्वेश्चन आने के वैसे चांसेस तो नहीं है, लेकिन आ सकता है, ठीक है। तो इसका देख लेना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे का, जिसका क्वेश्चन है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। हम बेसिकली पढ़ चुके हैं पहले भी। तो प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स मोस्टली लोगों को पता होगा क्या होते हैं। जैसे आपका हो जाता है रिडीमेबल हो जाता है, नॉन कन्वर्टेबल हो जाता है, कन्वर्टेबल हो जाता है, नॉन पार्टिसिपेटिंग होता है, आई थिंक पार्टिसिपेटिंग भी होता है, और एक कौन सा होता है, क्यूमुलेटिव होता है, नॉन क्यूमुलेटिव होता है। ये टाइप्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के। टाइप्स को पढ़ लेना, इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि टाइप्स पूछे गए हैं और बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
है। उसके बाद ये होते हैं आपके रिडीमेबल नॉन रिडीमेबल, मैंने बता दिया आपको, ठीक है। इनके प्रेफरेंस या इसके डिसएडवांटेज एंड एडवांटेजेस को भी एक बार देख लेना। तो पेज नंबर 38 पे आपको देखने को मिल जाएगा। बस ऊपर से एक बार देख लेना कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, वैसे बेसिकली नॉलेज होती है। अब बात करूँ इसका अगला क्वेश्चन, तो इसमें है व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नहीं इसके बाद डिवेंचर्स का हो रहा है, ठीक है। तो आपको पेज नंबर 40 पे देखने को मिलेगा, 30 और 40 पे देखने को मिलेगा डिवेंचर का, ठीक है। तो डिवेंचर में आपको जैसे पता है कि थोड़े सो सेम होते हैं, जैसे कि जो प्रेफरेंस शेयर में था कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल, ठीक है। उसके बाद रिडीमेबल नॉन रिडीमेबल या इरिडीमेबल जिसे बोलते हैं। उसके बाद इसमें और भी आते हैं, जैसे फर्स्ट मॉर्टेज होता है, सेकंड मॉर्टेज होता है, सिक्योर्ड होता है, अनसिक्योर्ड होता है, बियर डिवेंचर होता है और रजिस्टर्ड डिवेंचर होता है, ठीक है। इनको देख लेना, इनके टाइप्स का मतलब क्या है। अगर टाइप्स पूछता है तो इसमें से पूरे आपको 8, 9, 10 नहीं लिखने, 5 से 6 जिस हिसाब का क्वेश्चन है। जैसे मान लो 5-10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप लिख के आओ 5, ठीक है। और अगर 20 मार्क का क्वेश्चन है तो आप 6-7 लिख सकते हो। वैसे 20 मार्क 20 मार्क में आएगा नहीं, 10 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे आते हैं टाइप्स वाले, डिसएडवांटेज एडवांटेज वाले। तो आप कम से कम 5 पॉइंट लिख के आओ और उनको डिस्क्राइब कर देना, बहुत है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल जाएंगे पेज नंबर कौन सा था, 38 एंड 40 पे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की बात करूँ तो है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो 36 पेज नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। इनके क्या करना है आपको, डिफरेंट टाइप्स बताने हैं। टाइप्स की बात करूँ तो इसमें आ जाता है आपका इक्विटी शेयर आ जाता है, प्रेफरेंस शेयर आ जाता है, डिबेंचर्स आ जाते हैं, वेंचर कैपिटल है, लीज फाइनेंसिंग है, वारंट है। तो ये सभी आप देख के जाना, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस के हैं। तो लीज फाइनेंस पे ज़्यादा फोकस करना, मैंने इसको शायद अपना शॉर्ट नोट में भी दिया है। तो लीज फाइनेंसिंग पे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, इसको देख लेना। वेंचर कैपिटल क्या होता है इसको समझ लेना, वारंट क्या होता है इसको समझ लेना, ठीक है। तो ये आपके लॉन्ग टर्म हो गए। और शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो आपका ये मिलेगा आपको 46 पेज नंबर पर, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में भी कुछ होते हैं, जैसे आपका बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया, फिर उसके बाद आपका एडवांस, जैसे हम कस्टमर से कोई एडवांस लेते हैं वो हो गया। और इसमें पब्लिक डिपॉजिट हो जाता है। एक आपका जो मेन कॉमन है वो ट्रेड क्रेडिट वो हो जाएगा, ठीक है। कैश क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट, ये 2 हो गए। तो ये आपके कुछ शॉर्ट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं। मैं कुछ पॉइंट्स भूल रहा हूँ क्योंकि मैंने भी पढ़ा है, अभी भी पढ़ा है, तो कुछ पॉइंट भूल रहा हूँ। तो ये मत बोलना सर आपने पॉइंट बताया नहीं था। आप जाके पेज नंबर 46 पे देख लोगे तो आपको सारे शॉर्ट टर्म्स के सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। क्योंकि माइंड में इतना याद नहीं रहता टाइप्स, यार कुछ ना कुछ टाइप्स भूल जाते हैं। तो जितना मुझे याद है मैं आपको बताता जा रहा हूँ साथ साथ, और जो याद नहीं है उसके लिए सॉरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ तो 4th नंबर क्वेश्चन है डिफाइन मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग, ठीक है। कैपिटल बजटिंग का मीनिंग क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। कैपिटल बजटिंग पूरा एक चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंस पूछ सकता है कैपिटल बजटिंग का। तो कुछ आई थिंक 3 से 4 पॉइंट इसके दिए गए हैं, जैसे कि इसमें जो कैपिटल बजटिंग में आप डिसीजन बना सकते हो, फिर इसके लिए ह्यूज फंड रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। और उसके बाद इसमें हाई डिग्री ऑफ रिस्क भी रहता है, ज़्यादा रिस्क रहता है। तो ये कुछ पॉइंट है 3-4, ठीक है। इनको देख लेना, पेज नंबर 68 पे आपको देखने को मिल जाएगा कैपिटल बजटिंग का क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंस। उसके बाद बात करूँ एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन कैपिटल बजटिंग प्रोसेस, मतलब कि कैपिटल बजटिंग प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है, पेज नंबर 76 पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि इसमें स्टेप्स आपको देखने को मिलेंगे। एक तो होता है पहला आइडेंटिफिकेशन करना, आइडेंटिफाई करना। दूसरा आपका होता है स्क्रीनिंग करना, मतलब छांटना कि कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। फिर आपका इवैल्यूएशन करना होता है। वैसे ही इसमें आपका फाइनल अप्रूवल भी आता है और रिव्यू आता है, इम्प्लीमेंटेशन आता है। मैंने आगे पीछे कर दिए होंगे क्योंकि मुझे बेसिकली एक लाइन से याद नहीं है। तो 76 पेज नंबर पे आपको ये आराम से मिल जाएंगे। इनको पढ़ लेना, एक बार देख लेना कि प्रोसेस होते क्या है, जिससे कि क्वेश्चन आए तो आप बता सको, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की फर्स्ट की। तो इसमें है नेचर एंड टाइप्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, मतलब कौन कौन सी क्या क्या नेचर है, उसके टाइप्स क्या है। किसमें डिसीजन मेकिंग में, जो कैपिटल बजटिंग डिसीजन मेकिंग में डिसीजंस की नेचर एंड टाइप्स क्या है, ठीक है। तो पेज नंबर 77 पे आपको देखने को मिल जाएगा इसका आंसर। तो इसके भी कुछ टाइप्स हैं, देख लेना आप। जैसे इसमें क्या बोलते हैं, फर्म्स का एग्जिस्टेंस होना, ठीक है, मॉडलाइजेशन होना, रिप्लेसमेंट होना। वैसे डिसीजन का मतलब कौन सा डिसीजन लिया, उसका सिचुएशन क्या है, उसमें आपका जाता है। जैसे इसमें था कॉम्प्लीमेंट्री प्रोजेक्ट्स होते हैं, सप्लीमेंट्री प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो कुछ है आपके, ठीक है। इसमें डिसीजन को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, वो भी होता है। और भी इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, आप जाके देख लेना। 78 पेज नंबर 78 पेज नंबर पर आपको देखने को ये मिल जाएगा। उसके बाद करते हैं 5 क्वेश्चन की सेकंड पॉइंट की। तो है व्हाट आर द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पे बैक पीरियड मेथड एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो देखो मैं अगर बता दूं आपको, तो पे बैक पीरियड मेथड क्या होता है और अकाउंटिंग रेट ऑफ मेथड क्या होता है, आप ये पढ़ के जाना। मेरिट एंड डीमेरिट के आने कितने चांसेस नहीं हैं, लेकिन आपके पास टाइम है तो पढ़ लेना, क्योंकि छोड़ के मत जाना, इग्नू है।
ठीक है। और मैंने तो पेपर बनाया नहीं कि मैं सब जानता हूँ, जो मुझे लगता है कि हाँ ये टीचर पूछ सकता है, क्योंकि मैंने पूरा एनालाइज़ किया, उसको समझा है। तो जो मुझे लगता है कि ये वाला क्वेश्चन शायद टीचर ने इस पर मतलब अटेंशन दिया होगा, तो मैं वो आपको कर देता हूँ प्रोवाइड। और बाई लक या कुछ भी समझ लो, मेरे क्वेश्चंस में से आ जाता है 80 मतलब 70-80% तो पूरा आ ही जाता है क्लियर। बट ये थ्योरी पार्ट का है, मतलब इसमें प्रैक्टिकल भी है, प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस भी 2-3 आ सकते हैं, तो आपको चॉइसेस कम मिलेंगी। तो मैं ये कहूँगा आपसे, जितने मैंने क्वेश्चंस दिए सभी को आप करके जाना, ठीक है। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, जितना मैंने आपको क्वेश्चन दिया है सबको करके जाना। कैसे करना है, क्या क्या लिखना है, वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें जैसे आपका पूछा गया है मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ पे बैक पीरियड मेथड, तो पे बैक पीरियड मेथड आपको देखने को मिल जाएगा 85 पेज नंबर पे। तो आप इसको देख लेना, पे बैक पीरियड मेथड क्या होता है, इसके मेरिट एंड डिमेरिट भी पढ़ लेना, ठीक है। बुक में अच्छे से नहीं समझाएंगे तो आप क्या करना, गूगल पे जाके पढ़ना, मैंने गूगल से पढ़े थे, तो गूगल पे जाके देख लेना कि इनके मेरिट एंड डिमेरिट्स क्या होते हैं। उसके बाद ऐसे ही आपका काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके भी आप मेरिट एंड डिमेरिट्स देख लेना, ठीक है। तो जैसे कि ये जो ARR है ना, ये थोड़ा इजी होता है किससे, पे बैक पीरियड मेथड से, तो आप इसका एक ये हो जाएगा। उसके बाद जो इसमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ARR में, तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो आपके ये दो तो ये हो गए पॉइंट, ऐसे भी और भी इसके डीमेरिट से आप जाके पढ़ लेना, ठीक है। 85 एंड 91 पेज नंबर पे आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट की बात करूँ तो इसमें है एक्सप्लेन मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू, मतलब कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड है उसके मेरिट एंड डीमेरिट्स क्या है। और दूसरा है कि जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड है उसके मेरिट एंड डीमेरिट्स क्या है, ठीक है। तो देखो मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता था, इसलिए मैंने चारों टाइप के मेथड्स के मेरिट डीमेरिट्स आपको बता दिए, क्योंकि चारों टाइप के मेथड इंपॉर्टेंट है। अगर आप 5-10 मिनट एक्स्ट्रा देखिए इनको कर लोगे तो कोई लॉस नहीं होगा। ऊपर से पढ़ लो यार, अगर आपको बुक में नहीं पढ़ना तो आप गूगल पे जाके पढ़ लो, ऊपर से एक नॉलेज ले लो कि इसके ये डीमेरिट्स ये मेरिट्स हैं। अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाता है तो कुछ ना कुछ लिख के आ जाओगे, मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो छोड़ना मत, जो भी क्वेश्चन मैं आपको दिए हैं सारे कर लेना। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो जो मैं बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है वो कर लेना, ठीक है। वैसे ये इंपॉर्टेंट नहीं है बेसिकली, बट इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। सेकंड 6 के सेकंड की अगर बात करूँ तो आपको देखने को मिल जाएंगे 101 पे एंड 105 पे इनके आंसर देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड की बात करूँ तो डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ठीक है। ये थोड़ा सा किसी हद तक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बताना है आपको कि टाइप ऑफ रिस्क कौन कौन से हैं जो इन्वॉल्व रहते हैं किस में, कैपिटल बजटिंग में, ठीक है। तो इसमें देखो, इसको मैंने इम्पोर्टेंट क्यों बताया, क्योंकि ये थोड़ा सा सिंपल भी है, क्योंकि थोड़ा सिंपल है, बेसिक क्वेश्चन, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट बताया मैंने। तो कैपिटल बजटिंग डिसीजन के दौरान कौन कौन से रिस्क रहते हैं, ठीक है, उसके टाइप्स बताने हैं। जैसे इसमें रहता है एक तो कॉम्पिटिशन रिस्क रहता है, उसके बाद इसमें इंडस्ट्री का स्पेसिफिक रिस्क रहता है, वैसे आपका इंटरनेशनल रिस्क रहता है इसमें, और इसमें था मार्केट रिस्क होता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ रिस्क हैं, इसको पढ़ लेना जाके, आपको पेज नंबर 119 पे देखने को मिल जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूँ तो है व्हाट इज़ द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। तो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसकी मीनिंग क्या है, उसके टाइप्स क्या है, तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूरा एक चैप्टर है, तो उसके मीनिंग एंड टाइप्स बताने हैं। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा पेज नंबर 136 पे, ठीक है, मीनिंग और टाइप्स। अब बात करता हूँ इसी में, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, नहीं इसमें नहीं है सॉरी, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। इसमें भी वही है, फाइनेंशियल रिस्क हो गया, बिजनेस रिस्क हो गया, सेम जो अपनी पढ़े थे अभी, ठीक है। तो इसमें भी उसी टाइप के हैं, तो आप इसको पढ़ लेना, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ लेना, बाई चांस क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। लेकिन जो आपको मैंने बताया है कि टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना, इसका क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं, तो ये आपको देखने को मिल जाएंगे पेज नंबर 136 पे, 137, 138 पे। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूँ तो है एक्सप्लेन टाइप्स एंड फीचर्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके टाइप्स क्या है, उसके फीचर्स क्या है, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा 189 पेज नंबर पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर इसमें दूसरा है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको, कैपिटल स्ट्रक्चर को। तो टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर में कुछ ज़्यादा टाइप्स नहीं है, ठीक है। तो इसको देख लेना यार, सिंपल सा ही है, कुछ 4-5 टाइप होते हैं इसमें भी, आई थिंक हॉरिजॉन्टल कुछ होता है, वर्टिकल होता है, उसके बाद और भी होते हैं लाइक पिरामिड शेप ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो आप जाके इनको पढ़ लेना। उसके बाद जो फैक्टर अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर 194 पेज नंबर पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें होता है कि जो बिज़नेस है उसका साइज कितना है, उसका नेचर कैसा है, स्टेजेस कैसी है,
फंड किया है उसका पीरियड कैसा है, उसके बाद टैक्स कैसा लगता है, इसमें ऐसे कुछ आपके पॉइंट देखने को मिलेंगे। तो इनको पढ़ लेना जाके 194 पेज नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूँ तो आपको बताना है एक्सप्लेन वर्किंग कैपिटल कंपोनेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल। जो वर्किंग कैपिटल है उसके कंपोनेंट क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है एक एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल के, ठीक है। तो पेज नंबर 315 को इसके 315 पे इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप इसको देख लेना। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल, जो ये तो हो गया कि वर्किंग कैपिटल के इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको बताना है। फिर व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको, वर्किंग कैपिटल को, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल एक पूरा चैप्टर है, इसके ऊपर ये क्वेश्चंस है। तो इसमें क्वेश्चन था वर्किंग कैपिटल के कंपोनेंट्स क्या क्या है, ठीक है। तो कंपोनेंट्स दो ही होते हैं वर्किंग कैपिटल के, करंट एसेट करंट लायबिलिटीज, सबको पता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज होती है, वही तो वर्किंग कैपिटल होती है। तो इसके कंपोनेंट दो हो गए, इनको पढ़ लेना, बेसिक क्वेश्चन है। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या होते हैं एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल की, ठीक है। तो ये आपको देखने को काफ़ी मिलेगा, पेज नंबर 315 पे ही देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंस इसके। तो देख लेना इसको भी, नहीं 18 पे मिलेगा इसका इंपॉर्टेंस, और ये 18 पे है, मैंने क्वेश्चन के हिसाब से दिया है। तो इंपॉर्टेंस में यही आता है कि जो वर्किंग कैपिटल होता है वो क्या करता है, बिजनेस की गुडविल बढ़ाता है। उसके बाद इसकी जो ऑपरेशंस है वो स्मूथली चलते हैं, ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज़ के एडवांटेजेस मिलते हैं। उसके बाद रॉ मटेरियल का रेगुलर सप्लाई रहता है, ऐसी कुछ इसमें है, ठीक है। तो इनको पढ़ लेना थोड़ा सा। उसके बाद अगला क्वेश्चन इसमें था व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको, वर्किंग कैपिटल को। तो इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा पेज नंबर 319 पे, ठीक है। तो इसमें फैक्टर वही है कि बिज़नेस का नेचर कैसा है, किस लेवल का कंपटीशन चल रहा है, सप्लाई कैसा हो रहा है रॉ मटेरियल का। उसके बाद महंगाई कितनी है, क्योंकि आपको रॉ मटेरियल खरीदना है वर्किंग कैपिटल की, तो महंगाई देखनी पड़ती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है। और बिजनेस का जो ग्रोथ है या फिर जो बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है वो कैसा है। उसके बाद कि सप्लायर से आपने कितना पैसा लिया है, या फिर अवेलेबल उसकी मतलब सप्लायर से पैसा लिया है वो, मतलब ऐसे सिंपल से है। तो आप इसको करके जाना, इंपॉर्टेंट है। फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल को ज़रूर करके जाना, ठीक है, सिंपल है इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये पेज नंबर 390 पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करूँ तो इसका पहला पॉइंट है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ कैश मैनेजमेंट, ठीक है। जो कैश मैनेजमेंट है उसके ऑब्जेक्टिव क्या है और फंक्शंस क्या है। तो इसमें देखो फंक्शंस और ऑब्जेक्टिव इतने इसके इंपॉर्टेंट नहीं है, बस फिर भी पढ़ लेना, बाई चांस क्वेश्चन आ जाए। वैसे इस बार तो आने के चांसेस नहीं है इसके, ठीक है। तो इसको छोड़ भी सकते हो, लेकिन अपना थोड़ा सा अपना मतलब एक अंदर से होता है ना कि मुझे पेपर करके आना अच्छे से, तो एक अंदर से आपको अगर ऐसा लगता है तो पढ़ लेना। 3 दिन है, टाइम है आपके पास, ठीक है। और एक्स्ट्रा जो मतलब कि मैं आई एम सॉरी कि मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ, कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इतना हेडेक नहीं लेना चाहता। वैसे ही मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब रहती है, ज़्यादा हेडेक लिया मतलब कि फिर से तबीयत वीक हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए मैं इतना हेडेक नहीं लेना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इसके आंसर्स नहीं बनाए कुछ मजबूरी की वजह से, ठीक है। आप समझ सकते हो उस चीज़ को, क्योंकि आप भी स्टूडेंट हो और इतना सारा करने के लिए कितना मतलब ज़्यादा लोड लेना पड़ता है, स्ट्रेस लेना पड़ता है। बेसिकली 2 मंथ पहले ना डॉक्टर ने मुझसे मना किया था लोड लेने के लिए, मैं उस टाइम बीमार हो गया था, लेकिन यार मुझसे रहा नहीं जाता, पता नहीं क्या क्या ही है कि यार जब लोग बोलते हैं तो मेरा मन करता है हेल्प करने का, तो मैं कर सकता हूँ तो मैं करता हूँ, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव और इसके फंक्शंस क्या होते हैं इनको देख लेना एक बार, थोड़ा सा ऐसी नज़र मार लेना। इनके फंक्शंस तो मुझे याद नहीं है, कैश मैनेजमेंट के 1-2 याद है, जैसे कि आपको कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है, फंक्शन ये रहता है। और इसके बाद कैश मैनेजमेंट, हाँ फंड से कुछ होता है रिलेटेड, फंड का भी होता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट, मतलब ऐसे ही कुछ हैं। तो आप इनको देख लेना, कैश मैनेज मतलब मैनेजमेंट करना है तो कंट्रोल करना पड़ता है बिजनेस का, जो भी कैश है उस पर। तो कुछ फंक्शन देख लेना, ऑब्जेक्टिव भी ऐसे ही हैं, तो इनको पढ़ लेना, ठीक है। बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो। उसके बाद है डिफाइन मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग द कैश बजट। जो कैश बजट है उसको प्रिपेयर करने पे क्या क्या मेथड्स हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेना, पढ़ के देख लेना, ठीक है, क्या अपना क्वेश्चन आ जाए। उसके बाद बेनिफिट ऑफ गुड कैश मैनेजमेंट, मतलब कि एक अच्छे कैश मैनेजमेंट के बेनिफिट्स क्या है, तो आप इसको ही पढ़ लेना। देखो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें ज़्यादा फोकस मत करना, आप क्या करना, बुक में उठाना, पेज नंबर जो मैंने बताया उस पर जाना, और वहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, वहाँ पे जाके पढ़ लेना। अगर बुक नहीं है, जैसे मेरे पास बुक नहीं थी तो मैंने PDF से पढ़ा है, मेरी दिसंबर में एग्जाम 3rd ईयर की, तो बुक्स नहीं आई तो मैंने PDF से पढ़ा है। तो PDF से भी आप जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। PDF से जाके पढ़ोगे तो आपको जो पेज नंबर है उसको ही देखना, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन पे ध्यान मत देना, मैं आपसे बोल रहा हूँ। अगर आपने इतनी थ्योरी कर ली पूरी तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे, ठीक है। एक्स्ट्रा फालतू के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं बुक में, क्योंकि आई थिंक कुछ 400 के आसपास इसमें पेजेस हैं, ठीक है। तो 400 के पेजेस, और मैं इसको कवर कर देता 30 पेजेस में। अगर मैं आंसर्स लिखता तो 30 to 35 पेजेस कवर हो जाता, तो 400 पेज पढ़ने से अच्छा है कि 35 पेजेस का आप क्या कर लो, कवर कर लो, ठीक है। तो आप इसको कवर कर लेना। तो पेज नंबर आपको 336, 37, 38, 42 पे आपको इसके आंसर देखने को मिल जाएंगे। इसी में सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन बेनिफिट्स ऑफ रिसीवेबल मैनेजमेंट।
जो रिसीवर मैनेजमेंट है उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। तो इसको भी देख पढ़ लेना, ऐसा ही वही होता है कि ये इन्वेस्टमेंट को इम्प्रूव करता है रिसीवर मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद जो आपका प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ करता है, जो आपके डेब्ट्स है, ऐसे जो पैसे अभी तक नहीं आए, मतलब कोई नहीं दे रहा है, ठीक है, उनको मिनिमाइज़ करता है। उसके बाद प्रॉफिट को जनरेट करता है, ऐसे कुछ इसके इंपॉर्टेंस है, बेनिफिट्स से आप जाके पढ़ लेना पेज नंबर 357 पे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूँ तो उसमें एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री एंड नीड फॉर होल्डिंग इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री के टाइप्स क्या हैं और होल्डिंग इन्वेंट्री की नीड क्या है, ठीक है। तो पेज नंबर 369 पे आपको देखने को मिलेगा कि जो इन्वेंट्री है, इसकी देखो हम पहले ही पढ़ चुके हैं इन्वेंट्री के बारे में, आगे भी क्वेश्चंस एक शायद मैंने किसी सब्जेक्ट में कराया था इसके बारे में, इन्वेंट्री के बारे में मुझे याद नहीं किस में कराया था, बट मैंने किसी सब्जेक्ट में कराया, चाहे सेकंड ईयर का चाहे थर्ड ईयर का हो, बट मैंने किसी सब्जेक्ट में इन्वेंट्री के बारे में पढ़ाया है। तो इन्वेंट्री का जो चैप्टर है वो मोस्टली इसी से ही है पूरा, ठीक है। तो पेज नंबर 369 पे आप क्या करोगे, इन्वेंट्री के टाइप्स बताने, कौन कौन से टाइप्स होते हैं इन्वेंट्री के। तो इसमें आपके वही होता है कि एक तो होता है आपका रॉ मटेरियल इन्वेंट्री हो जाएगा, उसके बाद जो वर्किंग कैपिटल है उसकी इन्वेंट्री, मतलब जो वर्क अभी चल रहा है, रेगुलर प्रोग्रेस में वर्क है उसकी इन्वेंट्री होती है। वैसे ही जो गुड्स बन चुकी हैं उनकी इन्वेंट्री होती है। तो तीन टाइप की इन्वेंट्री होते हैं, तो उनको पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद है एंड नीड फॉर होल्डिंग इन्वेंट्री, मतलब इन्वेंट्री को होल्ड करने के लिए नीड क्या है, ठीक है। तो नीड आपको इसका जाके पढ़ लेना पेज नंबर 369 पे। अगर बात करूँ कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट को, तो इसमें कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे सप्लायर्स हो गया, ठीक है, जो सप्लाई कर रहा है वो कब सप्लाई कर रहा है इन्वेंट्री को, और किस टाइप का प्रोडक्ट है वो देख लेना, ठीक है। और टाइम ज़्यादा लग रहा है कि क्या हो रहा है, फिर उसमें क्या बोलते हैं पैसा आपके पास है कि नहीं है परचेस करने के लिए इन्वेंट्री। वर्किंग कैपिटल, आपको जो कैपिटल है वर्किंग कैपिटल के लिए वो आपके पास अवेलेबल है कि नहीं है। तो कुछ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं वर्किंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट को, पढ़ लेना। इसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 11 से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, चाहे शॉर्ट नोट में मिले चाहे लॉन्ग टाइप में मिले, कहीं भी मिले आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा क्वेश्चन नंबर 11 से। अब बात करता हूँ डिफरेंस बिटवीन का। तो फर्स्ट यूनिट में ही आपको दिख जाएगा पहले ही पेज पे मनी एंड फाइनेंस के बीच में डिफरेंस। अगर आपको इसका डिफरेंस समझ में ना आए तो मैंने जो यूनिट फर्स्ट की वीडियो डाली है, यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो मेरी पड़ी हुई है, तो आप उनको भी रेफर कर सकते हो अपनी और नॉलेज के लिए, ठीक है। क्योंकि उसमें मैंने डीपली समझाया इस चीज़ को। तो मनी एंड फाइनेंस क्या होता है, इसका डिफरेंस आप यूनिट फर्स्ट की वीडियो पढ़िए, उसमें जाके देख लेना, या नोट्स में आपको कर दूंगा प्रोवाइड जो भी इसके नोट्स हैं। तो आप पेज नंबर 6 पे आपको देखने को मिल जाएगा मनी एंड फाइनेंस में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है वो है कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल एंड आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। देखो इसका डिफरेंस तो आना नहीं, मतलब कोई चांस नहीं डिफरेंस बिटवीन आने का, लेकिन आपको क्या करना है, कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल और आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी होती क्या है वो समझ लेना। अगर आप समझना चाहो वैसे छोड़ सकते हो, ठीक है। तो कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल क्या होता है, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी क्या होती है, अगर आपको समझना चाहो तो समझ सकते हो, टाइम है, ठीक है। अगर नहीं है तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो थर्ड क्वेश्चन है वो है लॉन्ग टर्म फाइनेंस वर्सेस शॉर्ट टर्म फाइनेंस, आने के चांसेस है इसके 327 पेज नंबर पे है। अब वो चाहे लॉन्ग टर्म फाइनेंस के आपको टाइप्स आ जाए, चाहे शॉर्ट टर्म फाइनेंस के टाइप्स आ जाए, ठीक है, या फिर इनके बारे में कोई और क्वेश्चन कर ले, मतलब लॉन्ग टर्म फाइनेंस एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस से एक नया क्वेश्चन आने वाला है। तो 327 पेज नंबर पे आप क्या करोगे, डिफरेंस बिटवीन देख लेना जाके। अब बात करता हूँ शॉर्ट नोट्स की। तो शॉर्ट नोट्स में पहला है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने के चांसेस भी है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इनके ऑब्जेक्टिव्स की फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, ठीक है, अगर आपको इसके ऑब्जेक्टिव समझ में ना आए तो आप एक काम करना, यूनिट फर्स्ट जो मैंने बताई है आपको, इसके जो 5 क्वेश्चन है, मतलब पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस तक आपको मैंने 2 यूनिट करा दी है इसकी क्या बोलते हैं मैनेजमेंट, इसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो आप उनको जाके रेफर कर सकते हो, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 14-15 मिनट की है, ठीक है। तो आप उनको जा देख सकते हो, आधे घंटे में दोनों यूनिट कवर हो जाएंगी आपकी। तो इसमें जैसे ऑब्जेक्टिव इसके 2 होते हैं, एक होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज मतलब प्रॉफिट को बढ़ाना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो गया, एक होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, एक क्या करता है जो प्रॉफिट को बढ़ाता है और एक क्या करता है जो वेल्थ को बढ़ाता है। तो इसके 2 ऑब्जेक्टिव है, उनको डिस्कस किया गया, उनकी मतलब उनके क्या बोलते हैं प्रॉब्लम्स क्या है, उनके सॉल्यूशंस कंक्लूजन्स क्या है वो भी दिए गए हैं। अब पेज नंबर आपको मिल जाएगा 11 पेज नंबर पे, तो आप इनको जाके पढ़ लेना, ठीक है। वैसी बात करूँ कि रिस्क एंड रिटर्न के कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ होता क्या है वो जाके देख लेना, पेज नंबर 13 पे समझ लेना, ठीक है। कंसेप्ट नहीं समझो कोई बात नहीं। उसके बाद अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो उसमें टाइप ऑफ इंटरेस्ट, फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। टाइम वैल्यू मनी से है, तो टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट का आपको प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकता है। तो टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट दो होते हैं, एक होता है सिंपल
एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। बेसिकली हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, मैथ्स का क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। मैं आपको फिर भी डिफरेंस बता दूँ इसके बारे में कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपका जो इंटरेस्ट रहता है, जैसे मान लो कि आप एक महीने में 100 रुपये पे आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है 2% का, तो आपको मिल रहे हैं 2 रुपये, ठीक है। अगले महीने भी आपको क्या होगा कि 100 रुपये पे 2% का मिलेगा, तो आपको 2 रुपये ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको एक्स्ट्रा मिल जाए, ठीक है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, वैसे थर्ड महीने में आपको 2 रुपये मिलने वाले, फोर्थ महीने में आपको 2 रुपये मिलने वाले हैं। सिंपल इंटरेस्ट मतलब क्या है, जो आपका पैसा है उस पर जो इंटरेस्ट बताया गया वो आपको हर महीने मिलेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है, जैसे मान लो कि इस बार 100 रुपये पे 2 रुपये आपको मिल गए, तो अगले महीने आपका 100 पे चार्ज नहीं होगा, आपका होगा 102 पे चार्ज, मतलब 102 रुपये पे 2% का आपको चार्ज लगेगा, ठीक है। तो ऐसे क्या करता है जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, तो इसमें कुछ 2.2 ऐसे कुछ आ जाएगा, फिर और जोड़ के जो इंटरेस्ट है उसको जोड़ के फिर लगेगा चार्ज, तो ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो ऐसे ये इंक्रीज़ होता रहता है। जो बैंक हमारी होती है वो बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही डील करती है। अब बात करते हैं इसमें फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। तो इसमें फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू के क्वेश्चन छोड़ देना प्रैक्टिकल के, अगर आप चाहो तो टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चन है छोटे मोटे, उनको कर लेना, ठीक है। शायद 10 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है। और अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो आपको देखने को मिल जाएगा ये वाला इंटरेस्ट वाला पेज नंबर 19 पे, फ्यूचर वैल्यू देखने को मिल जाएगा 21 पे, एंड आपको जो ये प्रेजेंट वैल्यू है वो आपको देखने को मिल जाएगा 9 पे, ठीक है। तो पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस क्या होता है इसके बारे में आपको देखने को मिल जाएगा पेज नंबर 9 पे। या फिर आपसे पूछ सकता है टाइप्स ऑफ फाइनेंस, मतलब कि कौन कौन से टाइप्स हैं, तो पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस 2 टाइप है, इनके बारे में पढ़ लेना, ठीक है। बिल्कुल बेसिक है यार, पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, प्राइवेट फाइनेंस क्या होता है, बट मैंने लिख दिया क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि सर ने आंसर क्वेश्चन नहीं लिखा मतलब वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ते नहीं है, ठीक है। जो मतलब बेसिक क्वेश्चंस होते हैं मैं उनको छोड़ देता हूँ। जैसे कहीं पे लिखा व्हाट इज असेट, असेट पता है सबको, लायबिलिटीज पता है, तो उसको लिखने का फायदा क्या है। तो जो बेसिक क्वेश्चन जो आपको पता हो सकते हैं, नॉर्मल इंसान को पता हो सकते हैं जो बीकॉम कर रहा है, तो मैं उन क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ चाहे वो इंपॉर्टेंट हो या ना हो। मेरा मतलब ये है कि अगर आपको बेसिक नॉलेज है और आप इन क्वेश्चन को कर लो तो आपका एग्जाम अच्छा हो जाएगा। अब ये भी नहीं है कि मैं पूरा पेपर आपको उसमें बता रहा हूँ कि यही पेपर आने वाला है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन होते हैं उनको मैं छोड़ देता हूँ जो आपको पता होंगे, तो ये मत बोलना कि सर आप ये क्वेश्चन छोड़ देते हो। तो पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस के टाइप्स मतलब जो है ये आपको पेज नंबर 9 पे देखने को मिल जाएंगे। फिफ्थ की बात करूँ तो है एन्युटी परपेचुटी एंड सिंकिंग फंड। देखो ये भी आपके सेकंड यूनिट के हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की, ठीक है। लेकिन आप इनके बारे में पढ़ लेना, एन्युटी क्या होता है, परपेचुटी क्या होता है, सिंकिंग फंड क्या होता है। अगर बाई चांस क्वेश्चन हार्ड आया, मतलब पेपर हार्ड आया, तो आपको ये तीनों में से एक ना एक शॉर्ट नोट में देखने को मिलेगा, ठीक है। सिंकिंग फंड पे ज़्यादा फोकस करना, सिंकिंग फंड क्या होता है। तो पेज नंबर 25, 28, 29 आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। वहीं मैं बात करूँ लीज फाइनेंसिंग, मैंने बता चुका था कि ये लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग होता है, तो लीज फाइनेंसिंग के बारे में पढ़ लेना, पेज नंबर 43 पे है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं RADR एंड CE मेथड क्या होता है, इसको समझ लेना, पेज नंबर 121 एंड 125 पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि डिफाइन बॉन्ड, बॉन्ड क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड, मतलब कि बॉन्ड क्या है और बॉन्ड के टाइप्स क्या है, ये भी आप देख लेना, ठीक है। ये भी एक टाइप से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन जैसे इसमें टाइप्स ऑफ बॉन्ड में एक आपका होता है बीरर बॉन्ड होता है, जैसे बीरर डिबेंचर्स थे वैसे बीरर बॉन्ड होता है, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर्ड बॉन्ड होता है रजिस्टर्ड डिबेंचर की तरह। फिर इसी में आपका मॉर्टगेज बॉन्ड भी होता है, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं। तो ये कुछ टाइप्स हैं इसके, ठीक है। तो इनको पढ़ लेना, आपको पेज नंबर 162 पे देखने को मिल जाएगा। इस बार टेंशन मत लेना, मैंने अच्छे से पेज नंबर लिखे हैं, लास्ट टाइम गलती हो गई थी मुझसे माइक्रो वाले में, कुछ पेज नंबर इधर उधर हो गए थे क्योंकि मैंने पहले रफ किया था फिर फेयर किया था, तो बाई चांस गलती हो गई थी, इधर उधर हो गए थे। लेकिन इस बार मैंने सीधा फेयर ही किया है, मैंने कोई रफ नहीं किया, ठीक है। अब 9th क्वेश्चन की बात करूँ तो है वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर एंड कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, मतलब कि इक्विटी शेयर की वैल्यूएशन कैसे करते हैं और कन्वर्टेबल डिवेंचर्स की वैल्यूएशन कैसे करते हैं। वैसे ही इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी जाके देख लेना कि इसकी वैल्यूएशन कैसे की जाती है। तो इक्विटी शेयर की वैल्यूएशन आपको मिल जाएगा पेज नंबर 171 पे, एक चार्ट सा दिया गया इसमें, ठीक है। तो एक चार्ट सा दिया गया जहाँ तक मुझे याद है, तो उसको आप पढ़ लेना कि कौन कौन सी, ऐसे कि इसमें एक होता है कि जो आपका नेट असेट है उसका, ठीक है। उसके बाद और भी इसमें होते हैं यार, मुझे याद नहीं है, अर्निंग कैपेसिटी कुछ होता है, ऐसे कुछ होते हैं, इतना मुझे याद नहीं फिलहाल में, तो आप वो देख लेना, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, मैंने बता दिया, पेज नंबर 171 एंड 182 पे मिल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग एंड कंबाइंड लिवरेज, ये क्या होता है, ठीक है। तो लिवरेज चैप्टर में वैसे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन इसमें 3 जो टाइप्स दिए गए हैं और लिवरेज की, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंसिंग लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज, इनके बारे में पढ़ लेना, ये होता क्या है, ठीक है। इसकी बेसिक नॉलेज रखना, क्योंकि शॉर्ट नोट में आपको देखने को मिलेंगे, लॉन्ग टर्म क्वेश्चन से नहीं आने वाला, टाइम वेस्ट मत करना, शॉर्ट टर्म के लिए आएगा। तो आप गूगल पे जाके पढ़ लेना कि ऑपरेटिंग लिवरेज क्या होता है, फाइनेंसिंग लिवरेज क्या होता है एंड कंबाइंड लिवरेज क्या होता है।
सॉरी। तो ये पेज नंबर 208 पे, 212 पे, 216 पे देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है टाइप्स ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड के टाइप्स क्या होते हैं? तो पेज नंबर 229 पे आपको इसका आंसर देखने को मिलेगा कि डिविडेंड के टाइप्स क्या होते हैं। डिविडेंड आप जानते हो, डिविडेंड वो होता है जो हम क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट जो आपके शेयर होल्डर्स या जो भी है उनको हम मतलब कि बांटते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ सोर्सेज दिए गए हैं कि किन किन सोर्सेज से हम क्या करते हैं, इनको पेड करते हैं। जैसे आपकी जो रिटेन अर्निंग है, जो अर्निंग आपकी हमेशा रहती है, वो हो गया। उसके बाद जो आपका जो करंट ईयर है उसमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो होगा, ठीक है। और फिर मतलब ऐसे इसमें कुछ सोर्सेज दिए गए हैं और कुछ टाइप्स दिए गए हैं। तो आप देख लेना जाके टाइप्स को। पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर आपका है कहाँ गया क्वेश्चन यार? टाइप्स ऑफ डिविडेंड 229 पे, छोटा सा लिखा है, ध्यान नहीं दिया। अब बात करते हैं 12 क्वेश्चन का। तो इसमें ग्राहम एंड डोडो मॉडल, वाल्टर्स एंड गॉर्डन्स मॉडल, तो इन दोनों के बारे में, तीनों के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। ग्राहम एंड डोडो मॉडल क्या होता है, बार्टर एंड गॉर्डन्स मॉडल क्या होता है, बेसिक नॉलेज रखना कि ये होता क्या है। 253, 254, 260 पे आपको इसका आंसर देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं सोर्सेस ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि सोर्सेस क्या थे किसके, फाइनेंस के। अब क्वेश्चन है सोर्सेस ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस, मतलब कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस के सोर्सेस क्या क्या हैं वो पढ़ना है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंस हमें पता है कौन कौन से होते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, ओवरड्राफ्ट हो गया, उसके बाद आपने किसी भी कस्टमर से एडवांस लिया है वो होता है। जो आपके जो आप क्या बोलते हैं, बैंक से लेते हो जो कमर्शियल पेपर के थ्रू, वो हो जाएगा। बैंक से लोन लिया है वो हो जाएगा। वैसे ट्रेड क्रेडिट हो जाएगा। तो वही सारे हैं जो आपने टाइप्स देखे थे, वही आपके सोर्सेस हैं। तो आप दोनों क्वेश्चंस का अलग से टाइप मूव मत करना, दोनों क्वेश्चंस के आपके आंसर सेम है, ठीक है। तो आप इनको कर लेना। सोर्सेज ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस 321 पेज नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट, मतलब कि कॉस्ट क्या होता है और कॉस्ट एंड बेनिफिट क्या है ट्रेड क्रेडिट के, मतलब ट्रेड क्रेडिट का कॉस्ट क्या है और ट्रेड क्रेडिट के बेनिफिट्स क्या है। तो ये पेज नंबर 328 पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी आपका थोड़ा सा ये जो ट्रेड क्रेडिट है वो क्या है, आपका शॉर्ट टर्म फाइनेंस है। तो ट्रेड क्रेडिट के ऊपर पूरा वो दिया गया है, पूरा टॉपिक। तो आप देख लेना कि ट्रेड क्रेडिट के कॉस्ट क्या होते हैं और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को अच्छा करता है। और क्या कर सकता है, जो आपका जो इंटरेस्ट फ्री लोन होता है उस टाइप का होता है आपका ये, ठीक है। उसके बाद और भी है कि महंगाई पे इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। तो ये सारे इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, देख लेना। और वैसे इसके कॉस्ट भी हैं कुछ। तो आप जो भी पेज नंबर 328 पे देखने को मिल जाएगा। इतना याद नहीं यार, तो मैं पूरा नहीं बता पा रहा हूँ, सॉरी उसके लिए। बट जो भी याद है मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको बता दूँ। और फिर भी इसमें कुछ भी गलतियाँ भी हो सकती हैं, लाइक मैं कुछ भूल गया हूँ या कुछ मैंने उल्टा सीधा बोल दिया हूँ, तो उसको माइंड मत करना, ठीक है। क्योंकि यार जब मतलब बिना देखिए या फिर इतना सारा हो तो उसमें भूल जाते हैं, इतना याद नहीं रहता है, ठीक है। क्योंकि मैंने भी जस्ट अभी बुक परसों से रेफ़र करना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो मैं सोच रहा था कि कल आराम से मूवी देखूंगा बढ़िया सी जो लाइगर मूवी लगी हुई है, बट नहीं जा पाया क्योंकि मेरे लिए आपके लिए नोट्स प्रोवाइड करना इंपॉर्टेंट था। मेरी मूवी तो बाद में होती रहेगी। तो आज मैच इंडिया पाकिस्तान का, तो वो तो मैं छोड़ता नहीं हूँ, तो वो देखना ही है मुझे कि एक एक बॉल देखनी है, ठीक है। तो आज मूवी नहीं जा पाऊँगा, तो शायद मैं कल मूवी जा सकता हूँ। तो देखते हैं, कल तक मैं जो सेकेंड ईयर के जो अगला पेपर है उसके भी क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूँगा, उसके बाद ही जाऊँगा वो मूवी देखने। तो यार थोड़ा सा देखना पड़ता है इधर उधर भी। तो मैंने क्या बोला कि आपको कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ ट्रेड क्रेडिट देखने को मिल जाएगा 328 पेज नंबर पे। अब बात करते हैं रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है, ठीक है। तो रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो क्या होता है, ठीक है, ये देख लेना आप। तो ये शायद पेज नंबर 335 पे आपको देखने को मिलेगा रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ठीक है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। तो इसमें फैक्टरिंग एंड फॉरफिटिंग क्या होता है, फैक्टरिंग एंड फॉरफिटिंग, ठीक है। 363 पेज नंबर पे देखने को मिलेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट थोड़ा पढ़ लेना। फैक्टरिंग एंड फॉरफिटिंग पूरा एक टॉपिक दिया गया है, मेन टॉपिक दिया गया, तो इंपॉर्टेंट में आ सकता है बट ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट फिर भी एक नॉलेज ले लेना, फैक्टरिंग एंड फॉरफिटिंग क्या होता है, तो शॉर्ट नोट्स में आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं 17 क्वेश्चन की। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट की टेक्निक्स क्या है, ठीक है। तो जो लास्ट वाला यूनिट है शायद उससे ये क्वेश्चन है, लास्ट यूनिट से क्वेश्चन होगा शायद ये। तो टेक्निक्स जहाँ तक पता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, ABC इन्वेंट्री मैनेजमेंट, आई थिंक आपका ये कॉस्ट अकाउंटिंग में है। कॉस्ट अकाउंटिंग जिन लोगों की है उसमें था कि ABC इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हम जो इन्वेंट्री है उसको 3 पार्ट में बांट देते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो A में आ जाती है, जो उससे कम होती है B में आ जाती है, जो सबसे कम होती है वो C में आ जाती है। तो ABC इन्वेंट्री मैनेजमेंट ये एक टेक्निक थी। उसके बाद EOQ मॉडल था, ठीक है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मॉडल था। तो ये कुछ थे, मुझे नहीं पता
किस में थे, शायद माइक्रो में थे या कॉस्ट अकाउंटिंग में थे, किसी में थे। मैंने इसको किया है, मैंने इसको डिस्क्राइब भी किया है, पूरा किया है, ठीक है। तो मैंने बताया अच्छे से। तो ये ABC EOQ मॉडल क्या होते हैं ये सारे उसमें है, तो आप इनको पढ़ लेना। टेक्निक्स क्या होती हैं किसकी, इन्वेंट्री की। जो लास्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, वो है डिफरेंट अप्रोचेस फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब कि वेट यार, बच्चे, कुत्ते, पड़ोसी, सांड, भैंस, गाय, सबसे प्रॉब्लम है आज यार। मतलब हर जगह शोर हो रहा है, क्या ही बताऊँ। आप बिलीव नहीं करोगे यार, अभी टाइम क्या हो रहा है, टाइम अभी हो रहा है 4-5। मैं सुबह 9 बजे से लगाऊँ वीडियो बनाने में। 20-21 बार मैंने ट्राई किया कि वीडियो बन जाए। आधी वीडियो बन के मुझे डिलीट करनी पड़ी, ऐसी नॉइज़ हो जाती थी। कोई बच्चा आ गया, डिस्टर्ब कर दिया कि अब देखो यूट्यूब पे डाल रहा हूँ तो इतना तो कम से कम होना चाहिए कि इतना नॉइज़ ना हो, अच्छी वीडियो हो, ठीक है। इतनी बड़ी वीडियो भी नहीं है कि मुझे बार बार, मतलब थोड़ा टाइम लिया मैंने, फिर सोचा चलो थोड़ा सा मेहनत करके पार्क चला जाता हूँ, क्योंकि पार्क दूर पड़ता है यहाँ से, 2.5-3 किलोमीटर दूर पार्क पड़ता है। कोई ऑटो नहीं चलता है, पैदल जाना पड़ता है। तो क्योंकि मैं थोड़ा बाहर हूँ, घर पे तो हूँ नहीं कि अपनी बाइक उठाओ चल दो, ठीक है। तो घर पे नहीं हूँ तो बाहर हूँ, तो पैदल जाना पड़ता है। तो वहाँ पे जाके जब मैंने देखा तो वहाँ पे कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई संडे है, संडे में बच्चे स्कूल जाते नहीं, बच्चे खेल रहे हैं, शोर वहाँ भी हो रहा था। वापस लौट के आया रूम पे, मैंने सोचा बनाऊँगा, फिर भी शोर होता है यार, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा लेट हो जाता हूँ, तो इतना ज़रा माइंड मत किया करो, ठीक है। तो डिफरेंट अप्रोचेस फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से अप्रोच होते हैं। इसका पेज नंबर लिखना भूल गया, उसके लिए सॉरी, ठीक है। तो आप इसको देख लेना कि कॉस्ट ऑफ जो कैपिटल है उसमें कौन कौन से अप्रोच हैं, उनके टाइप्स देख लें, टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप पढ़ लेना। तो आई थिंक आपको जो भी मैंने क्वेश्चंस बताए हैं, अगर आप इतना कर लोगे तो आपका जो एग्ज़ाम है, ठीक है, तो वो अच्छा जाएगा। अगर आप इतना थ्योरी कवर कर लेते हो अच्छे से, मैंने क्या बोला अच्छे से, देखो रटना मत, मैं पहले बोलता हूँ रटना मत, क्योंकि मेरे जो चैनल का नाम रट्टा फरार इसीलिए है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग रटो मत, समझो। आप लोग सोचते हो कि यार मैंने अगर सेम आंसर्स नहीं लिखे या सेम पॉइंट नहीं लिखे तो मुझे मार्क्स नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो आता है लिख के आओ, ठीक है। टीचर भी कभी स्टूडेंट था, वो भी समझता है। आपको जो आता है लिख के आओ, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ओके। तो ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम्स के लिए। और मैं यही चाहूँगा कि आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम्स दो, और ज़्यादा आप लोग दुखी की मत हुआ करो। मैं हमेशा आपके साथ हूँ जब तक हूँ, ठीक है। थर्ड ईयर में इतनी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ जितनी मैं सेकंड ईयर की कर रहा हूँ, क्योंकि देखो अब पता क्या है, मैं दोबारा वीडियोस बनाने के ऊपर फोकस नहीं करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि और जो BA ये वाले जो बच्चे हैं मेरे पास, BA BSG और बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं कि सर हमारी भी वीडियोज़ बनाओ, तो मैं चाहता हूँ कि BCom के बाद मैं उन पर फोकस करूँ, ठीक है। तो जो वीडियोज़ मैं बना रहा हूँ वो लास्ट एंड फाइनल वीडियोज़ हैं, औरों की तरह मैं इसमें कुछ अलग से हर बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड नहीं करने वाला, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी बुक का जितना इंपॉर्टेंट है पूरा रेफर कर देता हूँ। मतलब कि टीचर जो है वो इनसे हट के क्वेश्चन बना ही नहीं सकता। अगर बुक से बनाएगा तो आने वाले सालों में भी, अगर ये सेम बुक रही, बुक चेंज नहीं हुई, तो टीचर इनसे हट के क्वेश्चन बना ही नहीं सकता। तो ऐसे में पूरे सब क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है सबको डिस्कस करता हूँ। तो सेकंड ईयर के मैं चाहता हूँ कि मैं हर एक को डीपली डिस्कस करूँ, लेकिन जो लास्ट पेपर है कंप्यूटर वाला उसमें मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। आपके भी कुछ बुक्स हैं, क्योंकि बुक्स को रेफ़र करना, उनको एनालाइज करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप बुक को पहले समझो, क्योंकि तभी समझ में आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। ऐसा भी नहीं कि मैं गया, मैंने असाइनमेंट से क्वेश्चन उठा लिए या बुक से क्वेश्चन उठा लिए, उनको इंपॉर्टेंट बता दो, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि मैं हमेशा बुक से ही करता हूँ, ना मैं असाइनमेंट को देखता हूँ और ना मैं इनके लास्ट वाले क्वेश्चन देखता हूँ, ठीक है। तो मैं हमेशा बुक में जो इंपॉर्टेंट है उसको ही देखता हूँ, बाद में देखता हूँ कि ये शायद क्वेश्चन में है कि नहीं है, तो उसके हिसाब से मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो बुक को एनालाइज़ करने में टाइम लगता है मुझे। परसों से एनालाइज़ करना स्टार्ट किया था, कल शाम तक, मतलब कि कम से कम 8-9 घंटे आपको देने पड़ते हैं बुक के ऊपर, ठीक है, तब जाके पूरा अच्छे से एनालाइज़ होता है। तो उसमें टाइम लगता है, तो इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है आपके भी क्वेश्चंस बनाने। सॉरी, मैं आपको आंसर्स प्रोवाइड नहीं करा पाऊँगा, उसके लिए मैं बहुत 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 ही सॉरी बोलता हूँ आप लोगों से, क्योंकि अगर मैं आंसर्स प्रोवाइड करता हूँ तो उसमें एक अलग ही रहता है, क्योंकि मैं उसके आंसर्स के साथ साथ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट जाते हैं और मुझे लगता है कि ये भी इंपॉर्टेंट है, वो मैं इसमें डिस्कस कर देता हूँ जिससे कि आपका पूरा हो जाए। लेकिन सॉरी यार, तो आप लोग देख लेना, कोई टॉपिक छोड़ना मत, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि माइक्रो को मैंने जब आंसर्स नहीं दिए बट उसका रिजल्ट अच्छा, मतलब लोगों ने अच्छा होता है कि सर सभी क्वेश्चन आपके नोट्स से थे, तो मैंने सोचा कि आप नोट्स से भी कर सकते हो, थोड़ी मेहनत खुद से भी कर लो, ठीक है। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। टाइम वेस्ट हो रहा है, थैंक यू, टेक केयर।